हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ को तियानशेन एकेडमी के ग्रैंड एल्डर ने अपना पर्सनल डिसाइबल बना लिया था और साथ में वो शी हाओ को उसका पर्सनल मेंशन भी दे देते हैं, जहां पे वो आराम से अब अपनी कल्टीवेशन को कर सकता है। वहीं पे शी हाओ को एक तियानशेन एकेडमी की तरफ से लेटर आता है और उस लेटर में लिखा होता है कि सारे ही स्टूडेंट जल्द से जल्द मार्शल आर्ट फील्ड के अंदर गैदर हों। ये सुनकर के शी हाओ मूशैन को लेकर के मार्शल आर्ट फील्ड के अंदर चला जाता है। वहीं पे थर्ड एल्डर और सेकंड एल्डर के पास दो जेड स्लिप्स होती हैं, जहां पे थर्ड एल्डर के पास एंशियंट मॉडर्न जेड स्लिप होती है और वहीं पे सेकेंड एल्डर के पास एंशियंट इमॉर्टल जेड स्लिप्स होती हैं। यहाँ पे इन दोनों में से एक किसी जेड स्लिप को सिलेक्ट करना होता है सारे कल्टीवेटर्स को। वहीं पे शी हाओ एंशियंट इमॉर्टल जेड स्लिप को सेलेक्ट करता है उसे कल्टीवेट करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे कुछ व्यूअर्स चाहते थे मैं उनका नाम लूँ। सूजन, संदीप, अभय, कौशल, सैफुर रहमान। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसी लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब शी हाओ एंशियंट इमॉर्टल जेड स्लिप को ले लेता है तो उसे देख के थर्ड एल्डर शी हाओ से कहते हैं कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी ऑलरेडी परफेक्शन को क्रॉस कर चुकी है, तो आखिर तुम इस एंशियंट इमॉर्टल जेड स्लिप को क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि दाओ फाउंडेशन कितनी डीप है? तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। ये सुन के शी हाओ कहता है कि थर्ड एल्डर, मैं जानता हूँ कि इसे कल्टीवेट करना मुश्किल है, मगर मैंने ऑलरेडी 3 इमॉर्टल क्यूआई को कल्टीवेट किया है, तो आखिर मैं इस रास्ते को आधे रास्ते में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? जब तक मैं इस एंशियंट इमॉर्टल मेथड के अल्टीमेट पीक तक ना पहुँच जाऊँ, मेरा इरादा यहाँ पे अटल है। ये सुनकर के सेकेंड एल्डर कहते हैं कि बच्चे, ये जो इमॉर्टल एंशियंट मेथड इनहेरिटेंस है ये इनकम्प्लीट है। अगर तुम्हें इसे कल्टीवेट करना होगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें फिर से तुम्हारी तीनों ही इमॉर्टल क्यूआई की फाउंडेशन को ब्रेक करके चाओ एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे फिर से रीबिल्ड करना होगा। हमारे बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारी इस प्रोसेस में जान चली जाए, तो क्या तुम फिर भी इस रिस्क को लेना चाहोगे? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ग्रैंड एल्डर का पर्सनल डिसाइबल को यहाँ पे कुछ हो, इसलिए हम तुम्हें सिर्फ वार्न करके यहाँ पे समझाना चाहते हैं। हम तुम्हारा भला चाहते हैं। तभी शी हाओ थर्ड एल्डर और सेकंड एल्डर को ग्रीट करके उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है, मगर सीनियर, अगर यहाँ पे मुझे इस इमॉर्टल एंशियंट मेथड के इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए अपनी इमॉर्टल क्यूआई को ब्रेक करना होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं उसे ब्रेक करूंगा और फिर से उसे रीबिल्ड करूंगा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पे, क्योंकि मुझे इस इमॉर्टलिटी के पाथ पे और आगे जाना है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। ये कहने के साथ शी हाओ सेकेंड एल्डर और थर्ड एल्डर की आंखों में आंखें डालता है और तुरंत ही पीछे मुड़ करके वहाँ से जाने लगता है। और जब शी हाओ वहाँ से जा रहा होता है, सेकेंड एल्डर थर्ड एल्डर से कहते हैं कि इस लड़के का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा अटल है। मैं यहाँ पे साफ देख पा रहा हूँ कि ये यहाँ पे किसी भी तरीके की एक्टिंग नहीं कर रहा है। ज़रूर हमें ऐसा लगता है कि हमारे तियानशेन एकेडमी के अंदर एक और नया सुरमा उभर करके आने वाला है, जिसे सुन करके यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड एल्डर भी सेकंड एल्डर की बात से एग्री हो रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल एंशियंट मेथड के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ही डिसेबल्स के चारों ही तरफ एंशियंट स्क्रिप्चर घूम रहे होते हैं। वहीं पे मूशैन और शी हाओ भी मौजूद होते हैं। तभी एक डिसेबल एक उड़ते हुए एंशियंट स्क्रिप्चर को टच कर देता है, जिसके अंदर से एक जाइंट सा टाइगर अपीयर होता है
उस टाइगर को अपीयर होता हुआ देख करके उस डिसाइबल की हालत ख़राब हो जाती है और वो टाइगर उठा करके उस डिसाइबल को ज़मीन पे पटक देता है, जिसे देख के सारे डिसाइबल कहते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है, ये सारे ही एंशिएंट इमॉर्टल स्क्रिप्चर हम पे तो अटैक कर रहे हैं। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि बेवकूफ़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे ही एंशिएंट इमॉर्टल स्क्रिप्चर तुम्हारे सामने जो मौजूद हैं ये लगभग मिलियन से भी ज़्यादा कैरेक्टर हैं। ये सारे ही कैरेक्टर्स लॉ ऑफ ग्रेट डाउ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आसपास जितने भी कैरेक्टर तुम्हें नज़र आ रहे हैं ये लगभग मिलियन एंशिएंट कैरेक्टर्स हैं और तुम्हें यहाँ पे अपने बॉडी की स्ट्रेंथ के दम पे इन एंशिएंट कैरेक्टर्स को हासिल करना होगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एंशिएंट कैरेक्टर को तुम हासिल कर पाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, जितने सारे एंशिएंट कैरेक्टर्स उतना ही पावरफुल बीस्ट वहाँ पे अपीयर होगा जो कि अपनी पावर से तुम्हें सप्रेस करने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें वहाँ पे डटे रहना है और उसे रिफाइन करके अपनी इमॉर्टल सीड से उसे फ्यूज़ करना है, तभी तुम इस इमॉर्टल एंशिएंट पाथ पे आगे बढ़ सकते हो। तभी हम वहाँ पे जुआन कुन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करके आसपास के कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से टच करता है, जिसकी वजह से वो सारे ही एंशिएंट कैरेक्टर्स स्क्रीन में बदल जाते हैं। वहीं पे जुआन कुन को देख करके सेकंड एल्डर कहते हैं कि सच में ये लड़का काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसने तो अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। तभी वो सारे ही ग्रीन स्क्रिप्चर बदल करके एक गोल्डन ड्रैगन में अपीयर हो जाते हैं जो कि सीधा ही जुआन कुन के ऊपर रोड करके उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और साथ में उससे चारों ही तरफ से वो ड्रैगन कैप्चर करके उसे पूरी ही तरीके से क्रश करने की भी कोशिश करता है, मगर जुआन कुन अपने ध्यान को भटकने नहीं देता है। जहाँ पे सेकंड एल्डर उसे गाइड भी कर रहे होते हैं, वहीं पे जुआन कुन अपनी कल्टीवेशन पे पूरी ही तरीके से ध्यान लगा के उसे कल्टीवेट करके उस ड्रैगन की पावर को भी सह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जुआन कुन अपनी फिंगर से हैंड साइन बना करके अपनी पावर को वहाँ पे धीरे धीरे करके रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब जुआन कुन की पावर इतनी बढ़ जाती है कि उस ड्रैगन के अंदर क्रैक्स पड़ते हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो ड्रैगन पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे वो ड्रैगन जितने भी एंशिएंट कैरेक्टर से बना था वो सारे ही एंशिएंट कैरेक्टर एक साथ फ्यूज़ होकर के जुआन कुन के चेस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कि फाइनली जुआन कुन अपने इस मिशन में सक्सेस हो चुका है। उसने अपनी इमॉर्टल सीड के साथ एंशिएंट कैरेक्टर को फ्यूज़ कर दिया है। ये सब देख करके नीचे खड़े हुए सारे ही कल्टीवेटर्स जुआन कुन की तारीफ करने लगते हैं और तभी हम वहाँ पे मिस वोंग जी को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करके आसपास के काफ़ी सारे एंशिएंट कैरेक्टर्स को टच करती हैं जो कि उनके पैर के नीचे आ करके रुक से जाते हैं और वो सारे ही कैरेक्टर्स आपस में मिल करके कुछ फॉर्मेशन बना करके मिस वोंग जी के ऊपर अपने वुड रूट से अटैक करने लगते हैं और उन्हें चारों ही तरफ से कैप्चर करने लगते हैं, जहां पे मिस वोंग जी अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके उन सारे ही वुड्स को जला करके एक ही बार में राख कर देती हैं और फाइनली उन्हें भी यहाँ पे कई सारे एंशिएंट कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि आपस में जाके फ्यूज़ होकर के मिस वोंग जी की सोल सी के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं पे मिस वोंग जी की इस परफॉर्मेंस को देख करके सेकंड एल्डर काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होते हैं क्योंकि मिस वोंग जी ने यहाँ पे बिना ही तकलीफ़ के इस एंशिएंट कैरेक्टर्स को हासिल कर लिया था। ये बात यहाँ पे साबित होती है कि वोंग फैमिली यकीनन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली में से एक है। और तभी वहाँ पे आसपास की चीज़ें शेक करने लगती हैं और सबकी नज़र आसमान में पड़ जाती है, जहाँ पे फ्लावर वैली का यंग मास्टर अपनी पावर को रिलीज़ करके कई सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को एक ही साथ में एब्जॉर्ब करने लगता है। वो सारी एंशिएंट स्क्रिप्चर मिल करके एक नया यूनिवर्स ही आसमान में क्रिएट कर देते हैं, जिसे देख करके सेकंड एल्डर कहते हैं कि ये चाइल्ड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने तो अपनी इमॉर्टल सीड के साथ इस एंशिएंट कैरेक्टर को बड़ी ही आसानी से फ्यूज़ कर दिया है। यकीनन ये लड़का चूजन वन है और इसकी ऑरा को सेंस करके मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़रूर फ्लावर वैली के लॉर्ड का डिसाइबल है जो कि लगभग 10,000 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। चुकले इसके ऑरा में और सीनियर का ऑरा
काफ़ी हद तक सेम है। और वहीं पे लगातार वो फ्लावर वैली का यंग मास्टर अपने अंदर एंशियंट कैरेक्टर्स को लगातार एब्सॉर्ब किए जा रहा होता है। तभी हम वहाँ पे क्विंग ई को देखते हैं जो कि अपनी फेरी क्विंग यू फायर को एक्टिवेट करती है, जिसे देख करके फिर से सेकंड एल्डर के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये पीएलएस एंशियंट फायर इस लड़की के पास कैसे आ सकती है। ये तो फेरी क्विंग यू फॉल फ्लावर है और साथ में तो इस लड़की के पास सिर्फ एक ही इमॉर्टल क्यू आई है। आखिर ये इस एंशियंट पीएलएस फायर को कैसे अपनी बॉडी के अंदर होल्ड कर पा रही है। वहीं पे हम देखते हैं कि मिस किंग ई बड़े ही आराम से कई सारे एंशियंट कैरेक्टर्स को अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा आसानी से फ्यूज़ करती हैं और सबसे ज़्यादा, जिसे देख के सारे डिसेबल कहते हैं कि हम तो इस फेरी को एक नॉर्मल सी लड़की समझ रहे थे, मगर इनकी तो स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये फेरी अच्छी तरीके से जानती है कि अपने ऑरा को किस तरीके से हाइड किया जाता है। ये एक हिडन फॉर्च्यून, हिडन जैम है। सब कोई यहाँ पे फेरी क्वीन ई की तारीफ कर रहा होता है। वहीं पे शियाओ सीधा ही फेरी क्वीन ई को देख के मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा, इस पीएलएस एंशियंट फायर का रियल नेम फेरी क्वीन जू है। बिल्कुल, दोनों का ही नाम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बल्कि इस फायर को दिलाने वाला भी शियाओ था, यानी कि इसने काफ़ी हद तक मदद की थी। तभी हम वहाँ पे ब्लैक इमॉर्टल को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करके अपनी इमॉर्टल सीड को बाहर निकालता है और उसकी इमॉर्टल सीड दाऊ पावर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्यूज़ होती है, जो कि बहुत ही तेज़ी से इस एंशियंट इमॉर्टल कैरेक्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए जा रही होती है, जिसे देख के अब यहाँ पे सबके होश उड़ चुके थे कि आखिर यहाँ पे एक से बढ़ के एक पावरफुल कल्टीवेटर बारी बारी करके अपीयर होते जा रहे हैं। और तभी शिहाओ की नज़र जब उस इमॉर्टल के सीट पे पड़ती है तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हुए सीधा ही मूशैन से कहता है कि मूशैन, ये सीट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है तुम्हारी इमॉर्टल सीट से। तभी मूशैन शिहाओ की बात को सुन करके अपनी इमॉर्टल सीट को अपने हाथ के अंदर समन करता है, मगर वो अभी भी उस सीट को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करता है और जैसे ही वो उसे खोलता है वो शिहाओ से कहता है कि मेरी इमॉर्टल सीट अभी इनकम्प्लीट है, जिसे सुनकर के शिहाओ कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी शिहाओ उस इमॉर्टल सीट को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे वर्ल्ड के इमॉर्टल्स ने तुम्हारी इमॉर्टल सीट को करप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें दाओ प्रिंसिपल जो मिलना चाहिए था जिससे तुम अपनी इमॉर्टल सीट को इवॉल्व कर पाते, वो तुम्हें नहीं मिला है। और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारी इमॉर्टल सीट इनकम्प्लीट है। मूशैन शिहाओ की बात को सुन करके उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक एंग्री करता है। वो गुस्से में आकर के अपनी मुट्ठी बंद करता है और काफ़ी गुस्से में अपने इमॉर्टल लॉर्ड को किचकिचाते हुए याद कर रहा होता है। तभी सेकंड एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि ये टेस्ट अब कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को वर्ल्ड ऑफ टॉम के अंदर भेजने वाला हूँ, जहाँ पे जा कर के आप सभी लोग अपने लिए नई इमॉर्टल सीड को ढूंढ सकते हैं। वो वर्ल्ड ऑफ टॉम बहुत ही ज़्यादा विशाल है, इसलिए संभल करके, क्योंकि उसे आज तक हम लोग भी सही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और साथ में वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी और होली एकेडमी भी एंटर कर चुकी है, जो कि अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा करके वर्ल्ड ऑफ टॉम को एक्सप्लोर करने में लगी है, जहाँ पे ढेरों अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भला मैं अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहा हूँ, मैं और चीज़ों का नाम यहाँ क्यों नहीं ले रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमें भी अच्छी तरीके से नहीं पता है कि वहाँ पे और किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के दम पे सारी अपॉर्चुनिटी को हासिल करना होगा जो कि आपकी बॉडी से सूटेबल हो। वहीं पे जब मूशैन को वहाँ पे न्यू इमॉर्टल सीड का नाम सुनाई देता है तो वो बड़े ही गौर से सेकंड एल्डर की सारी ही बातों को सुन रहा होता है।
तभी ब्रदर याऊ सेकंड एल्डर से कहते हैं कि एल्डर आप बेवजह यहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी और होली एकेडमी का नाम लेकर के हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने स्ट्रेंथ के दम पे आगे बढ़ सकते हैं और वर्ल्ड ऑफ टॉम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि मैं तुम लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ जिससे शायद तुम लोगों को कुछ सबक मिले। तुम सब लोग युआन क्विन को तो जानते होगे, और क्या तुम लोगों को पता है कि युआन क्विन हमारा कोर डिसेबल क्यों नहीं बन पाया? इसका रीज़न ये था कि युआन क्विन एक टाइम में 2 एकेडमी को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि उसे हम तियानशेन एकेडमी का कोर डिसेबल नहीं बनाए। और इसी वजह से युआन क्विन कभी भी हमारे तियानशेन एकेडमी के फ्रंट गेट से तो कभी एंट्री पाता ही नहीं है। रही बात उसकी कल्टीवेशन की कि आखिर कैसे वो हेवनली गॉड रेलम को अचीव कर चुका है, इसका रीज़न ये है कि अभी भी शायद कोई बाहर की एकेडमी है जो कि उसे सपोर्ट कर रही है, जिसे सुन के सारे ही डिसेबल दंग हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि आखिर लॉर्ड युआन क्विन की स्ट्रेंथ और आखिर उसकी रियलिटी क्या है, कि आखिर वो कैसे तियानशेन एकेडमी का कोर डिसेबल नहीं बन पाया। जब ये बात सारे ही लोगों को पता चलती है, वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर के एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वहीं पे हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि सभी लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग भी ऐसी कोई भी गलती अपनी ज़िंदगी में नहीं करोगे। जब हम युआन क्विन जैसे डिसेबल को बाहर भगा सकते हैं तो हम तुम्हें भी बाहर भगा सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सभी लोगों को तियानशेन एकेडमी के द्वारा वफादार बन के रहना होगा। जिसे सुन के सारे डिसेबल हाँ बोलते हैं। वहीं पे शी हाओ जब युआन क्विन का नाम सुनता है, उसका पारा गर्म हो चुका था। वो गुस्से में आके कहता है कि आखिर कौन है वो दूसरा बंदा जो कि पीठ पीछे युआन क्विन की मदद कर रहा है, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कल्टीवेशन लेवल को बूस्ट करने में। मैं उस बंदे के बारे में ज़रूर पता करके रहूँगा। मैं ऐसे अंधा बन के नहीं बैठ सकता हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तभी वहाँ पे सेकेंड एल्डर अपनी पावर को रिलीज़ करके अपनी फिंगर से काफ़ी पावरफुल अटैक आसमान में करते हैं और सभी लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ टॉम के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस को समन करते हैं। सारे ही डिसेबल्स को बताते हैं कि इस इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस के अंदर अभी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अगर कोई भी कल्टीवेटर इसके अंदर जा कर के इस इमॉर्टल पिल को हासिल कर लेता है तो उसकी फिज़िकल बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, मगर वो पिल्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। इसलिए आप लोगों को अपने स्ट्रेंथ के दम पे इसे हासिल करना होगा, क्योंकि हम इसे किसी को भी बांटेंगे नहीं। जो जिसे मिलेगी वो उसकी हो जाएगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, जिसे भी ये एंशिएंट इमॉर्टल पिल हासिल होगी, वो कल्टीवेटर इस पिल को रिफाइन करके अपनी प्रेजेंट टाइम की फिजिकल बॉडी से भी ज़्यादा पावरफुल बॉडी को अचीव कर सकता है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उस कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ किस लेवल तक बूस्ट हो जाएगी ये एंशिएंट इमॉर्टल पिल को हासिल करने के बाद। ये सुनकर के सारे ही कल्टीवेटर्स बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उस इमॉर्टल एंशिएंट पिल फर्नेस के अंदर जाने लगते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें हमें।